हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी पे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में? ऑप्टिक्स में क्या? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स को देख रहे थे। आइए उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग कल कहाँ तक देखे थे? समतल दर्पण। उसमें क्या देखे थे? विचलन कोण। उसके बाद समतल दर्पण का घूर्णन। आज देखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी विशेषता को आज देखेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग आज फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, यानी पिछले लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले पिछला लेक्चर को देख लें, जिससे कि आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और बात बच्चों, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी आपका नया अपडेट होगा या फिर जो भी लेक्चर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए, आज स्टार्ट क्या करने वाले हैं। आज का टॉपिक है समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। यानी समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता को आज देखने वाले हैं। तो देखिए, समतल दर्पण क्या हुआ? तो समतल दर्पण ये हुआ। इसमें मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस तरह से यहाँ हुआ एक रे। आपको पता होगा किसी भी वस्तु पर दो रे डालने के बाद पता चलता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक रे यहाँ डाले, दूसरा इसके स्टेट में डाल दिए। जब यह यहाँ पर डाले तो यह रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा और यह इसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए, इसका प्रतिबिंब इस तरह से डॉटेड लाइन से पीछे आपको बनता हुआ नजर आएगा। क्या बनता हुआ नजर आएगा? तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसका दूरी, वस्तु का दूरी, उसके बाद इमेज यानी प्रतिबिंब का दूरी में क्या संबंध है, हाइट में क्या संबंध है, आकार में क्या संबंध है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला समतल दर्पण जो है समतल दर्पण वास्तविक वस्तु का क्या करता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तथा काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तथा काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? जो समतल दर्पण जो है यह वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तथा काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका क्या पहला विशेषता है। उसका दूसरा आप बात कीजिएगा तो दूसरा क्या होता है कि इसका जो वस्तु का दूरी होता है, यानी इस दर्पण से वस्तु का दूरी हमेशा दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी इक्वल होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? समतल
दर्पण से समतल दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा समतल दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होती है। क्या होती है? समतल दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा कहता है इसका आकार, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तीसरा होगा वस्तु का आकार हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। क्या होता है? वस्तु का जो आकार होता है, मान लीजिए यह वस्तु है, तो इस वस्तु का जो आकार है, यही आकार जब हम समतल दर्पण पर देखेंगे तो समतल दर्पण के पीछे यही आकार हमको दिखेगा। यही कहेंगे कि वस्तु का आकार जो है हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। ये तीन विशेषता अभी तक बताए हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट विशेषता को हम बतलाएंगे। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, तो आइए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है? समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी समतल दर्पण में जो मरने वाला प्रतिबिंब है उसकी दूरी हमेशा वस्तु के दूरी के बराबर होती है। दूसरा, वस्तु का आकार हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है उस प्रतिबिंब का आकार जो है वह वस्तु के आकार के बराबर होती है। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज HI इक्वल टू HO, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरह से कह सकते हैं। आप इसको समझने के लिए एक फिगर से देखिए। एक मान लिया समतल दर्पण है, यहाँ पर कोई वस्तु है। क्या वस्तु है? यहाँ से एक रे इस तरह से और दूसरा इस तरह से इस पर भेजे, तो इससे टकराने के बाद यह क्या हुआ? इधर चला गया। तो इसको डॉटेड लाइन से जब दर्शाएंगे तो यहाँ आएगा, इसको डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे तो यहाँ। तो यह जो दूरी होगा बच्चों, यह दूरी को हम मान लिए S, इसको SI मान लेते हैं, इसको SO। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इमेज है। क्या इमेज? इमेज क्या है? काल्पनिक है। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। अकाल्पनिक वस्तु का वास्तविक। अगर यहाँ पर वस्तु रहता तो उसका हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब देख सकते थे। तो यहाँ क्या हुआ? इमेज, यहाँ ऑब्जेक्ट। तो इसका जो दूरी है हमेशा इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं SI इक्वल टू SO। ये दूसरा पॉइंट आपको कह रहा था। अब तीसरा क्या कहता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब क्या? जैसे हम ऐसे ताक रहे हैं तो क्या होता है कि उस जो हमारे आगे दर्पण रहता है, यानी समतल दर्पण रहता है, वो हमारे चेहरा उस टाइप उधर है घुमा हुआ, लेकिन पहले हमारे चेहरा को दिखाता है। क्या? चेहरा को, यानी पार्श्विक उल्टा कर देता है। तो ऐसे हैं 180 डिग्री पे उसको रोटेट करके हमको दिखाता है, उसी को हम लोग पार्श्विक उल्टा कहते हैं।
इसका चौथा नंबर विशेषता क्या कहता है, देखिए समतल दर्पण वस्तु का पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? समतल दर्पण वस्तु का पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। मान लीजिए यह क्या है, एक दर्पण है। अगर हम यहाँ पर R ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखेगा इस तरह से। क्या? इस तरह से हमको दिखेगा। अगर यह दर्पण है, P लिखेंगे तो यहाँ पर Q दिखेगा। क्या? Q दिखेगा। इसी दर्पण पे मान लिए B लिखे तो हमको यहाँ पर क्या दिखेगा? इस तरह से, यानी 180 डिग्री पर इसको क्या करता है? रोटेट, वर्टिकली रोटेट कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक उल्टा कहते हैं। तो यह समतल दर्पण जो है वस्तु का पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये 4 विशेषता हमको देखना था किस चीज़ में? समतल दर्पण में। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिए होंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा कि 2 समतल दर्पण के बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। दो समतल दर्पण के बीच बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या। तो 2 समतल दर्पण जो है, क्या 2 समतल दर्पण हम लिए, उसके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसका प्रतिबिंब का संख्या टोटल कितना होगा, आइए उसको देखते हैं। मान लिए कि एक प्रतिबिंब ये है, दूसरा प्रतिबिंब ये है, दोनों के बीच का कोण हम थीटा मान लिए। क्या? थीटा। थीटा कोण है दोनों के बीच का। तो अब हम इसमें 2 समतल दर्पण है, तो इसके बीच में अगर कहीं भी वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए यहाँ रख दिए, तब प्रतिबिंब की संख्या हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? तो इसका जो बच्चों केस होता है, आपको 2 केस पढ़ना रहता है, 2 कहिए या 3 भी कह सकते हैं। दूसरा जो केस होगा उसमें यानी विषम जो संख्या आता है उसमें क्या करना रहता है, उसमें 2 सबकेस पढ़ना रहता है, उसमें भी दिक् रेखा और उस पर नहीं। आइए उसको देखते हैं। तो केस से पहले आप मान लीजिए x = 360 बाई थीटा। 360 क्या टोटल 360 डिग्री होता है, उसको थीटा से डिवाइड किए। क्या? थीटा से डिवाइड किए। तब इसके बाद हमको पूछा जाएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ इमेज। तो हम यहाँ पर निकालेंगे तो केस 1 में लिखेंगे यदि x का मान सम हो। यदि x का मान, ये जो x है, x का मान अगर सम हो, तब जब x का मान सम होगा तब n = यानी नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, या ni लिख दीजिए। नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बाई थीटा -1। 360 डिग्री बाई थीटा -1। यह क्या होता है?
x का मान निकालना है, यानी n का मान निकालना है, तो x अगर सम संख्या हो, क्या x का मान है 360 बाई थीटा, अगर थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो क्या करेंगे 360 बाई 9 चौका 36, तो ये 4, तो इसमें इमेज जो बनेगा n i क्या लिखेंगे 4 - 1 = 3, इसमें इमेज का संख्या जो है वो 3 आता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा केस 2 में क्या करता है, देखिए केस 2 में कहता है यदि x एक विषम संख्या हो तब, क्या x एक विषम संख्या होगा तब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे। तो देखिए x एक अगर विषम संख्या है, यहां तक लिख लीजिए, यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। आइए देखते हैं। क्या यदि x एक विषम संख्या है, यदि x एक विषम संख्या हो तब फर्स्ट यानी ए कहिए इसको, ए में यदि या जब कहिए, जब वस्तु दिक् रेखा पर हो, यानी जब वस्तु जो है दिक् रेखा कहने का मतलब कि यह जो कोण है, इस कोण को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा है, उस रेखा पर अगर वस्तु होगा तब क्या होगा ni = 360 बाई थीटा -1, इसमें भी यही होगा। अगर दिक् रेखा पर होगा, क्या दिक् रेखा पर होगा कब, जब 360 बाई थीटा का मान जो है एक विषम संख्या होगा, तब नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होगा 360 बाई थीटा -1। इसमें आप b देखिएगा, जब तो b क्या होगा, जब वस्तु दिक् रेखा पर न हो, क्या जब वस्तु दिक् रेखा पर न हो तब ni = 360 बाई थीटा, ni = 360 बाई थीटा, यानी जब आपको विषम संख्या आएगा किस चीज़ का वैल्यू 360 बाई थीटा का वैल्यू, तब हम देखेंगे क्या दिक् रेखा, तो दिक् रेखा पर देखेंगे तो अगर दिक् रेखा पर होगा तो उसमें नंबर ऑफ इमेज यानी वही प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 360 बाई थीटा -1 अगर दिक् रेखा पर होगा तब, अगर दिक् रेखा पर नहीं हो वस्तु तब हम क्या कहेंगे 360 बाई थीटा का मान जो आएगा उतना ही टोटल इमेज हमको मिलेगा। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, आइए आगे बढ़ते हैं।
अब आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो समतल दर्पण था, वो थीटा कोण पर था। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री यानी दोनों प्रतिबिंब समांतर अगर हो जाता है तब के लिए जब दो समतल दर्पण को क्या जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर में रखा जाता, क्या जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर में रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब एक सरल रेखा पर होती है। क्या, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर में रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब एक ही सरल रेखा पर होती है। मान लीजिए यह क्या है, दो समतल दर्पण है। यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है, वस्तु का प्रतिबिंब इस तरह से गया, उसके बाद यहाँ से इस तरह से यहाँ टकराया, क्या यहाँ पर टकराया, यह ऐसे गया, ऐसे जाकर यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा तो फिर कहाँ मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ इससे टकरा करके फिर इस तरफ आया, इस तरफ आया तो यहाँ आ गया, यहाँ आकर के यहाँ टकराया, यहाँ टकरा करके ऐसे गया, क्या ऐसे गया, फिर यहाँ टकराया इस तरह से, ये यहाँ आकर के यहाँ कहीं टकराएगा तो इसका जो ऐसे जाएगा तो यह ऐसे आकर के इस लाइन पे मिलेगा। तो यानी जो भी इसका प्रतिबिंब बन रहा है, क्या जितना भी प्रतिबिंब बन रहा है ये ऐसे जाएगा तो यहाँ इस तरह से यहाँ बनाएगा, फिर ये ऐसे, इसी प्रकार से यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये फिर यहाँ आएगा, क्या यहाँ, तो यह ऐसे जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इसी एक ही सरल रेखा पर इसका टोटल प्रतिबिंब बनता है। तो हम क्या कहेंगे, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर में रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंब एक सरल रेखा पर होती है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, तो अब समतल दर्पण के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया। अब चलते हैं किस चीज़ पर, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। जो हमारा मोस्ट पार्ट जो है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो इसको आइए बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण, क्या हमारा टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए बच्चों, ये स्फेरिकल मिरर क्या
होता है। तो यह क्या होता है कि यह कोई भी यह जो है कोई भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। यह जो है कोई भी खोखले गोले, मान लीजिए गोला कहने का मतलब क्या, जैसे फुटबॉल हुआ, ये सब क्या है, गोलाकार है। तो इसी तरह से दर्पण जो बना रहता है गोले का, उसी का कटा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए उसी को लिखते हैं। खोखले गोले के कटा हुआ भाग को क्या कहा जाता है, कटा हुआ भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खोखले गोले के कटा हुआ भाग को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। मान लीजिए यह क्या है, यह क्या है, गोला है। इसी में से हम कहीं भी इस तरह से यहाँ पर से काट के हटा लिए तो यह जो दर्पण होगा, यह दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। कहीं से भी काट के हटा लिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ये सब क्या हुआ, गोलीय दर्पण होता है। तो इसी तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, किस तरह से, तो देखिए इस तरह से इसको बना लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से कहीं भी डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, मतलब कटा हुआ भाग ये सब है, यहाँ से कट गया। तो यह एक यहाँ पर यह दर्पण, दो दर्पण यहाँ पर से लिया गया। एक का आंतरिक सतह को रंग दिया गया, एक का बाहरी सतह को रंग दिया गया। क्या, एक का आंतरिक सतह को रंग दिया गया, एक बाहरी सतह। तो यही जो है, यही इसका दो पार्ट होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। एक क्या होता है, उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो आइए उसी को देखते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जब आप बात कीजिएगा गोलीय दर्पण के प्रकार टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का जब टाइप्स आप बात कीजिएगा तो यह कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितना प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। आइए दोनों को एक एक करके देखते हैं। यहां तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब पहला क्या है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो इसमें क्या बताया बच्चों, एक का आंतरिक सतह रंगा हुआ होता है, एक का बाहरी सतह रंगा हुआ होता है। तो आखिर कौन है उत्तल दर्पण और कौन है अवतल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण में कौन सा भाग रंगा हुआ होता है
अवतल दर्पण में कौन सा भाग रंगा हुआ आता है, आइए उसको देखते हैं। इसका जो है उत्तल दर्पण में आंतरिक सतह, क्या इसका आंतरिक सतह रंगा होता है, अर्थात कहने का मतलब इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह बाहरी सतह से होता है। कहेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक सतह रंगा हुआ हो, जिसका आंतरिक सतह रंगा हुआ हो, अर्थात जिसमें प्रकाश का परावर्तन, क्या वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक सतह रंगा हुआ हो, अर्थात जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या हो, बाह्यतम सतह से हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक सतह रंगा हुआ हो, अर्थात जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाह्यतम सतह से हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ, इस तरह से होता है, इसमें आंतरिक सतह रंगा हुआ होता है, इस तरह से इसका एक प्रधान अक्ष होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, प्रधान अक्ष, पोल, उसके बाद वक्रता, त्रिज्या, फोकस, ये सारे चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये क्या हुआ, यह उत्तल दर्पण का फिगर हुआ। इस तरह से कोई भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका केंद्र होता है, इसी केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। उसके बाद इस दोनों के बीच के दूरी को फोकस कहा जाता है, इसको पोल कहा जाता है, यानी ध्रुव कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है प्रधान अक्ष। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। आइए अवतल दर्पण को देखते हैं। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, वैसा गोलीय दर्पण, क्या वैसा गोलीय दर्पण जिसका क्या होता है, बाह्यतम सतह रंगा हुआ होता है, अर्थात जिसमें आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। यहाँ कहेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाह्यतम सतह रंगा हुआ हो, क्या वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाह्यतम सतह रंगा हुआ हो, अर्थात जिसमें प्रकाश का परावर्तन
आंतरिक सतह से होता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। क्या वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाह्यतम सतह क्या हो? रंगा हुआ हो, अर्थात जिसमें प्रकाश का परावर्तन आंतरिक सतह से होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं, ये क्या हुआ? कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है, नहीं गोलीय दर्पण है। इसी गोलीय दर्पण को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। इसका यह केंद्र है, इसी को प्रधान अक्ष में भी कहा जाता है, इसको पोल यानी ध्रुव कहा जाता है, इसी को वक्रता केंद्र, इसी की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। आइए अब आगे बात करते हैं। जब देखिए बच्चों, जैसे उत्तल दर्पण क्या था? इस तरह से था, यह अवतल है। अवतल में क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हुआ तो यह क्या होता है? इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ आकर के क्या होता है? फोकस से गुजरता है। यह जैसे वक्ता केंद्र सी हुआ, इसी तरह से यहाँ जो है, यहाँ जो क्या होता है? रे आता है, रे आता है, इस तरह से जाता है। यह जो गुजरता है, यह भी एक फोकस से गुजरता है, यानी यह जो काल्पनिक फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत हमको होता है। यह गुजरता नहीं, यहाँ पर गुजरता हुआ प्रतीत होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे, यानी इसका जो मुख्य भाग है गोलीय दर्पण में, मुख्य भाग जो सब है, जैसे प्रधान अक्ष हुआ, ध्रुव हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ, उसके बाद क्या फोकस हुआ, ये सारे टर्म को देखते हुए हम लोग लेक्चर को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में कहीं भी समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। आज के लिए और ख़ास कोई चीज़ तो नहीं है, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।